नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनलाइट ट्विटर गुड नॉलेज पे। जैसा कि कल की वीडियो थी, पार्ट 1 थी, अपवाह तंत्र का नदी सिस्टम का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसी के आगे का ये पार्ट 2 होगा। कल हम लोगों ने कुछ नदी कवर की थी। जैसे अगर बात करें तो कल हम लोगों ने नदी कवर की थी, गंगा रिवर सिस्टम को देखा था, ठीक है, सिंधु रिवर सिस्टम को देखा था और इनकी सहायक नदियों को देखा था। तो आज की बारी है आपकी कि ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए। तब तक सबसे पहले एक 2 मिनट का रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन से कुछ लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं, लेकिन कारण समझेंगे कि आपने क्या पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, आपको कितना याद है वो मैटर करता है। कभी आप पेपर देने जाएंगे, आप चाहे पूरी बुक पढ़े हों, लेकिन जो याद होगा उसी को आप सॉल्व कर पाएंगे ना। तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग शुरुआत करें तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के उसके बारे में, सिंधु रिवर के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। सिंधु रिवर की अगर बात करें तो सबसे पहले सिंधु रिवर की बात करें तो यहाँ से सिंधु रिवर कुछ इस प्रकार से गई थी और ये कहाँ पर है, तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत से होकर जाती थी, तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर जाती थी, ठीक है। मानसरोवर झील है यहाँ पर, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील से होकर जाती थी और ये इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई हुआ करती थी। ये पाकिस्तान में जाकर यहाँ पे अरब सागर में निकल जाती थी। इसके पूर्व की दिशा में यहाँ पे लाहौर स्थित था और इसके ऊपर की डायरेक्शन में इधर की तरफ जो है पूरा हिस्सा ये लद्दाख वाला पड़ता है, इधर वाला जम्मू पड़ता है। अब इसकी और बात करें तो इसकी कुछ सहायक नदियाँ जहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है उसको क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट में बताना, मैंने कल बताया था, ठीक है। तो फिर इसकी बात करें, इसकी कुछ सहायक नदी थी, आपको इसका मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया था, JCRBS, ठीक है। जे और होता था झेलम नदी, ऊपर से झेलम नदी पड़ेगी, फिर चेनाब नदी पड़ेगी, फिर आपकी रावी होगी, फिर ब्यास होगी, फिर सतलज होगी। अगर झेलम सबसे बड़ी बात करें तो सबसे बड़ी बात चेनाब नदी थी। चेनाब के ऊपर पड़ती थी झेलम नदी। जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर के बहरीनाग पहाड़ियों से निकलती थी और जो यहाँ पर आपकी चेनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से निकलती थी, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर आपकी रावी नदी की, तो रावी जो नदी है ये आपकी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहाँ पे ब्यास नदी है ये आपकी रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है। फिर सतलज नदी की बात करें तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर के पास राक्षस ताल नाम की जगह है, वहां से निकलती थी, ठीक है। तो व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में मिल जाती थी और दोनों आगे बढ़ती थी और जिस जगह पर व्यास नदी और सतलज नदी एक दूसरे को मिलती थी उस जगह का नाम था हरिके, जो कि पंजाब में है। और हरिके से क्या होता है कि एक नहर निकलती है जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर। इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी थी। हाँ देखिए, इसी का एक एक्स्ट्रा अगर फैक्ट की बात करें तो 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ, ठीक है। 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें क्या था, ऊपर की जो नदियां थी, ऊपर की 3 नदियां, जैसे आपका झेलम हो गया और ये सिंधु हो गया, तो यहाँ पर है सिंधु झेलम चेनाब, इनका ज़्यादातर जो वाटर था वो यूज़ करेगा पाकिस्तान। और जो नीचे की ये 3 नदियां दिख रही हैं RBS मतलब रावी ब्यास सतलज, इसका ज़्यादातर जो जल है वो यूज़ करेगा भारत। क्योंकि देखिए ये सारी की सारी नदियाँ भारत से होकर जाती है। अगर किसी तरह हम लोग ये करें कि कुछ ऐसा केस हो जाए कि हम लोग पूरा का पूरा पानी रोक लें, पाकिस्तान ना जाने दें, तो उसका पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ठीक है। इसीलिए 1960 में समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। तो ऊपर की जो नदियां थी 3, उनका ज़्यादातर से लगभग, ये मान लीजिए मुझे कंफर्म याद नहीं, लेकिन 80% जल, ऊपर जो 3 नदियां हैं उसका 80% जल जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और जो नीचे की 3 नदियां हैं उसका 80% जल हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी 20% बचा हुआ जो है अदर वाले को मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर दूसरी नदी की बात करें तो हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और गंगा रिवर सिस्टम को एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक नदी आती थी, मिलती थी, इसका नाम था अलकनंदा नदी थी और ये दूसरी नदी थी भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा की अगर बात करें तो ये कहाँ से निकलती थी अलकनंदा, यहाँ पर आपकी निकलती थी जाके
इसकी बात करते हैं पहले। तो ये भागीरथी जो नदी थी ये गोमुख से निकलती थी, ठीक है। और अलकनंदा ग्लेशियर से निकलती थी। जिस ग्लेशियर से उसका नाम आपको कमेंट में एक बार सेंड करना ताकि मैं देखूं आपको कितना याद रहता है, ठीक है। दोनों नदी जिस जगह पर मिलती थी उस जगह को देवप्रयाग बोला जाता था। यहाँ पर एक इसमें धौली गंगा नदी आकर अलकनंदा में मिलती थी। जिस जगह पर ये मिलती थी उसको बोलते थे विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो ये थी धौली गंगा, आपकी धौली गंगा। इतनी चीज मैं बता चुका था, धौली गंगा। और इसमें एक और पिंडारी नदी मिलती थी, जिस जगह पर मिलती थी उसका नाम था कर्णप्रयाग। और यहाँ पर एक अन्य नदी मिलती थी जाके जिसका नाम था, ठीक है, बताएंगे आप कमेंट में क्या नाम था और इस जगह का क्या नाम था। मैं एक बार बताता हूँ, इस जगह रुद्रप्रयाग जगह पर ये मिलती थी जाके। आपको इसका अभी नाम बताना है। या आपको एक बार अपने नोट्स जो बनाए तो उसमें देखेंगे कि क्लियर लिखा है कि नहीं। यहाँ तक चीज क्लियर है, ठीक है। और अगर बात करें यही आगे नदी जाकर यहाँ पर 3 राज्यों से होकर जाएगी। कुछ उत्तराखंड से हो जाएगी, 4 राज्यों से होकर जाएगी। उत्तराखंड हो जाएगी, ठीक है, उत्तराखंड, यूपी हो जाएगी, बिहार हो जाएगी, पश्चिम बंगाल हो जाएगी और लास्ट में देश में एंट्री करेगी बांग्लादेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में होकर जाएगी। लास्ट में आपकी इंटर करेगी जाके बांग्लादेश में। वहाँ पर इसका कोई अन्य नाम था, उस नाम को बताएं क्या बोला जाता है। तो उस नाम को बोला जाता है पद्मा नदी, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल में ये 2 भागों में टूट जाती थी। एक का नाम था हुगली और एक गंगा ही थी जो आगे चलकर उसमें बांग्लादेश में प्रवेश करती थी, ठीक है। और ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी जाके, जहाँ पर ये सुंदरबन डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करेंगे, सुंदरबन डेल्टा का, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। इसकी कुछ सहायक नदी थी, एक यमुना सहायक नदी थी जो कि उत्तराखंड के बंदरपूर से निकलती थी, ठीक है। अब उसकी भी 3 सहायक नदियां मैंने बताई थी, अगर याद हो आपको। तो उसकी 3 नदियां थी जिसको केबीसी से मैंने बताया था, केन, बेतवा और यहाँ पर चंबल, ठीक है। चंबल कहाँ से निकलती थी? तो चंबल इंदौर के निकट महू जिले से निकलती थी। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उसके बाद अगर बेतवा की बात करें तो बेतवा कहाँ से निकलती है? तो बेतवा भोपाल से निकलती है। और अगर तीसरे की बात करें तो केन की बात करें, ये भी एमपी से निकलती थी, ठीक है। अगली इनकी बात करें अगर इधर से, तो एक इधर नीचे की तरफ वो झारखंड की तरफ से दामोदर नदी जाया करती थी। इसमें दामोदर के बाद बात करें धादर नदी थी, ये दामोदर है, ये धादर नदी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जाएगी, देखिए यहाँ पर 3-4 नदियां और है। एक है फल्गु नदी, फल्गु, फिर ये पुनपुन, फिर सोन, ठीक। ये कुछ नदियां इसमें नीचे की तरफ से मिलेंगी जाके। उसी प्रकार ऊपर से बात करें यहाँ पर तो आपकी 3 नदियां थी जिसको मैंने ट्रिक बताई थी, GGK, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाता था आपके गोमती नदी जो कि पीलीभीत से निकलती थी। गोमती है, घाघरा है, गंडक है। और यहाँ से आपके कहाँ से हो जाएगा? कोसी रिवर, जो कि आपकी बिहार का शोक भी बोला जाता है, जो कि नेपाल के ऊपर तिब्बत से होकर निकलती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है आपकी। और ये आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो चुकी थी, इतना मैं बता चुका था। अगर थोड़ा बहुत छूट गया हो तो आप एक बार देख लेना, मैंने कल बताया। अब बात करेंगे आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करें तो इसका थोड़ा सा इसके नाम के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र के 2-3 नाम हैं। अब ये निकलती कहाँ से, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो क्या करना क्या है आपको, फिर से एक बार एक रफली मैप बनाना है। अगर देखेंगे तो इधर की तरफ, जैसे ये अगर भारत है इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर की तरफ से ऐसे नेपाल ये पड़ेगा। मैं थोड़ा इधर की तरफ नेपाल वाला ही एरिया बना दे रहा हूँ। इधर की तरफ अगर बात करें, इधर नेपाल पड़ता है। नेपाल के बाद यहाँ पर ये आपका सिक्किम पड़ेगा, सिक्किम, ठीक है। आगे की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य इधर मिल जाएंगे आपको। फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिलने के बाद यहाँ पर आपका इधर की तरफ नीचे बांग्लादेश मिलेगा। इधर पूरा ये बांग्लादेश। और इधर की तरफ काफी दूर से अगर बात करें तो इधर असम और लास्ट में इधर अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो मानसरोवर जो झील देखी थी, तिब्बत की मानसरोवर झील, वहां से एक रिवर, ये मैंने रफ मैप जो है ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों का बनाया है। यहाँ से सिक्किम से स्टार्ट है आपका, और सिक्किम के बाद इधर असम वगैरह पड़ेगा। नीचे की तरफ इधर बांग्लादेश की बात करेंगे हम लोग। लास्ट वाला आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब इधर की तरफ पड़ेंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो इस जगह पर आपका भूटान, ठीक है, बहुत ही अच्छा अपना मित्र है तरीके से। अब इसकी बात करें तो क्या है कि ब्रह्मपुत्र रिवर
ब्रह्मपुत्र रिवर इधर आपको मैंने बताया था कि तिब्बत पड़ता है, तिब्बत जो कि चाइना के कब्जे में है। एक बार फिर से समझेंगे, तिब्बत से एक रिवर चलती है, तिब्बत की मानसरोवर झील से एक रिवर चलती है जिसको वहां पर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यारलुंग सांगपो। फिर से समझेंगे, इसका नाम है, यहाँ पे मैं नाम रेड कलर से इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ से तिब्बत की तरफ से इसी 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 टहलती हुई रिवर चलेगी, ठीक है। इसका नाम है यारलुंग, यारलुंग जांगबो, जांगबो, ठीक है। यारलुंग जांगबो इस रिवर का नाम है जो कि तिब्बत से चलती है और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जाके। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको प्रवेश करने से पहले इसको जाना जाता है सांगपो रिवर के नाम से, सांगपो, ठीक है। सांगपो रिवर के नाम से इसको जाना जाता है। जब ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है उसके पहले, और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश कर जाती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह से ये प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में जिस जगह से प्रवेश करती है उसको बोलते हैं यांगयाप, यांगयाप, ठीक है, यांगयाप पास। पास मतलब दर्रा, दर्रा क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए ये कुछ पहाड़ियाँ थी, किसी तरीके प्राकृतिक घटना हो और ये यहाँ से बीच से क्रैक हो जाए, ऐसे टूट के अलग हो जाए, बीच से एक रास्ता बन जाए जिससे पहाड़ी के उस पार आ जा सके, तो उस जगह को बोला जाता है पास, ठीक। ये अल्लाह भी बोलते हैं, ठीक है, पास बोला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, यांगया पास है जहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जानते थे। इधर बोला जाता था यारलुंग जांगबो और इधर बोलते हैं यारलुंग सांगपो रिवर, ठीक है। और प्रवेश करने से पहले सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। जब ये प्रवेश करती है तो इसके बाद यहाँ पर इसको शुरुआत में दिहांग बोलते हैं, दिहांग, दिहांग, ठीक है, दिहांग रिवर बोला जाता है। और ये कहाँ से, यांगयाप पास से प्रवेश करती है। और ये कितने राज्यों से होकर जाती है, केवल 2 राज्यों से होकर जाएगी। आप इतना याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बता सकता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है कितने राज्यों से होकर जाएगी। एक आपका राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पर असम। अरुणाचल प्रदेश और असम केवल 2 राज्यों से ही इसकी ये नदी होकर जाती है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो कुछ इस प्रकार से होकर जाएगी अरुणाचल प्रदेश से और ये यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ प्रवेश कर जाएगी जाके। अगर इसकी बात करें जरा तो इसमें जाने से पहले इसमें कुछ नदियाँ मिलेंगी जाके। इधर की तरफ से एक रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से ही एक रिवर मिलेगी आपको, दिहांग रिवर, दिहांग। फिर इसमें एक रिवर मिलेगी आपको दिसांग, ठीक है, दिहांग, दिबांग, देखिए ध्यान से, देवांग लिखा हो सकता है, ये दिहांग, दिहांग जहाँ प्रवेश करती है वहाँ पे एक तरीके से दिहांग रिवर भी बोलते हैं और दिहांग रिवर इसमें प्रवेश भी करती है आके। तो आपका एक रिवर हो गई यहाँ पे दिहांग रिवर, दिबांग रिवर। और आगे की तरफ जाएंगे और इसी में आगे तो एक लोहित रिवर इसी में मिलेगी आपकी। इसकी सहायक नदियां हैं। अब एक बार मैंने बताया था कौन सी दाएं से मिलती है कौन सी बाएं। तो जिस तरफ नदी का फ्लो है, जिस तरफ ये नदी टहलते हुए जा रही है उस दिशा में आप खड़े हो जाएंगे। जैसे नदी इधर की तरफ जा रही है, अगर मैं इधर खड़े हो जाऊं, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में मतलब जिधर की तरफ जाएगी, हमारा जो इधर की तरफ राइट हैंड होगा, मतलब राइट हैंड उस तरफ बोला जाता है बाएं तरफ। तो जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा वो होगी दाएं तरफ, ठीक है। तो इसकी बात करें अगर तो लोहित रिवर हो गई। इसके बाद यहाँ पर एक रिवर और इसमें जाएगी जिसका नाम है धनसिरी, धनसिरी रिवर जाएगी। फिर इसके बाद एक कपिली रिवर का नाम होगा, ठीक है, कलांग, कलांग होगी पहले, उसके बाद आपकी रिवर हो जाएगी कपिली, कपिली, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि आपको कितनी सहायक रिवर इसमें मिल जाती है। एक और रिवर है इधर, वो मणिपुर से होकर जाती है और ये मणिपुर से होकर जाएगी, फिर यहाँ पर असम के रास्ते होते हुए ये इसमें मिल जाएगी जाके, जिसका इसका नाम है बराक नदी, ठीक है। तो इसकी एक और नदी है ये बराक नदी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी सहायक नदियां थी और कौन कहाँ पर मिलती जाके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें दिहांग रिवर मिलेगी, दिहांग के बाद बात करें तो दिबांग मिलेगी, दिबांग के बाद अगर बात करें तो लोहित मिलेगी। क्रम आपको देखना है क्योंकि क्रम से ज्यादातर पूछ लिया जाता है। लोहित मिलेगी, फिर धनसिरी रिवर मिलेगी, कलांग मिलेगी, कपिली मिलेगी और एटलीस्ट लास्ट में आपको बराक रिवर इसमें मिल जाएगी। बराक ओबामा की रिवर नहीं है, बराक रिवर है अपने यहाँ वाली, ठीक है। कहाँ से निकलती है तो ये मणिपुर से निकलती है,
मणिपुर में एक और चीज़ है, फेमस चीज़, अगर किसी को याद हो तो बताएं, जहाँ पर तैरता हुआ कुछ नेशनल पार्क बोला जाता है, याद करके बताएं भाई क्या है यहाँ पे। या यहाँ पर एक तैरता हुआ डाकघर भी है, ठीक है, बहुत ही फेमस है कुछ जगह यहाँ पर मणिपुर के बारे में, वो आपको बताना है। अब इसकी बात करें आगे की, तो ऊपर की तरफ से बात करें तो इसमें एक नदी यहाँ पर मिलेगी आके जिसका नाम है धनसिरी, सॉरी धनसिरी हो चुकी है, ये सुबनसिरी नदी है, सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी निकलेगी। एक और रिवर मिलेगी इसका नाम है कामेंग, कामेंग, ठीक है, सुबनसिरी हो गई, कामेंग हो गई। और आगे की तरफ चलेंगे तो उसमें एक मानस रिवर मिलेगी। कौन सी रिवर? मानस, असम में, जहाँ पर मानस नेशनल पार्क भी है, ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काफी फेमस है। मानस रिवर मिलेगी यहाँ पे। इसके बाद एक और जगह पर मिलेगी रेडॉक्स, 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 ठीक है, एक रेडॉक्स मिलेगी। रेडॉक्स के ऊपर अगर बात करेंगे इधर की तरफ से एक और इसमें रिवर आएगी जिसका नाम है जल ढाका, ठीक है, हो सकता है आपको मैप में ना मिले, उसका नाम है आपका जल ढाका, ढाका, ठीक है। तो इतनी सहायक नदियां जो हैं ये इसकी आपको दोनों तरफ की दिख रही हैं। आप चाहे तो एक रफ मैप बना सकते हैं और इस प्रकार से शो कर सकते हैं, या अगर आपके पास मैप है तो उसमें ढूंढेंगे तो ये सब नदियां आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर थी ये जाके इसमें प्रवेश कर, देखिए ज्यादातर इसका जो भाग है ब्रह्मपुत्र का वो असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर भाग जो है असम में पड़ता है। और इतनी चीज याद रखनी कि मेघालय इधर साइड में पड़ता तो है असम के साइड में, लेकिन ये मेघालय के साइड से होकर निकल जाएगी और मेघालय में ये टच नहीं करेगी। अब दुनिया का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप होता है। नदी द्वीप क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कि इधर मैं बताता हूँ, इधर जैसे ये नदी बह रही है, नदी बह रही, इधर की तरफ ये नदी बह रही, इधर फ्लो है, बीच में क्या हो, ऐसे जैसे टापू द्वीप समुद्र में होते हैं ऐसे नदियों में कुछ द्वीप बन जाते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो इसी नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, और उसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली द्वीप है, माजुली, माजुली द्वीप है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि द्वीप जो ज्यादातर होते हैं वो समुद्र में बनते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो आपके इधर कहीं नदी वगैरह हो तो नदी फ्लो करती रहती है तो बीच बीच में क्या होता है, मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, तो नदी क्या करती है उस मिट्टी के अगल बगल से ऐसे होकर निकल जाती है, तो मिट्टी बीच में जमा रहती है वो, ठीक है, तो वो टापू तरीके छोटा दिखता है। उसी प्रकार इस नदी में दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। इसको अभी गांव भी घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा ये द्वीप है, अब आइडिया लगा सकते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो इसमें बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको किस नाम से जाना जाता है याद करें थोड़ा सा, मैंने बताया था जमुना, जमुना, यमुना अलग थी, ये जमुना है। और इधर की तरफ से एक नदी इसमें मिलती थी आके जिसका नाम था पद्मा, पद्मा, जिसको गंगा रिवर को ये लोग पद्मा कहते थे। और यहाँ पर पद्मा रिवर और जमुना रिवर दोनों मिलकर मेघना नाम से बहती हैं, मेघना नाम से, और ये जाके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती जाके और एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अगर बात करें तो दुनिया का ये भी सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ पर अनेक जैव विविधता पाई जाती है और बहुत ही बेहतरीन जगह है यहाँ पर जाने के लिए, अगर जाना चाहें तो, ठीक है। थोड़ी सी अगर बात करें तो दो चीजें बनती, कोई भी नदी जो बहती जाके तो दो चीजें बनाती, ये ज्वार नदमुख बनाएगी जिसको बोलते हैं एस्चुरी, या बनाएगी आपकी डेल्टा। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है थोड़ा सा समझेंगे। अगर ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपने हो सकता है कि एक इसका रफ मैप बनाया हो, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो होंगी हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी, उसमें कुछ नई चीज़ मिली हो, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं अगर इसमें बताता हूँ दूसरी चीज़ कि दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, ज्वार नदमुख एस्चुरी क्या होती है और दूसरी चीज़ की डेल्टा क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि दो नदियाँ बह रही हैं, अगर जैसे ये नदी बह रही है इधर की तरफ, ये अपने साथ अवसाद, अवसाद बहाकर लाएगी। अवसाद का मतलब मिट्टी कंकड़ इनके टुकड़े बहाकर लाएगी और समुद्र में मिलने से पहले, जैसे इधर मान लीजिए ये पूरा समुद्र, ये समुद्र, समुद्र में मिलने से पहले क्या करेगी, ये इसके मुहाने पर इस प्रकार से इकट्ठा करती जाएगी और पानी इधर की तरफ से होकर इधर की तरफ से होकर समुद्र में मिल जाएगा। तो इस जगह पर ये मिट्टी इकट्ठा हुई है जो त्रिभुजाकार आकृति में होती है, इसी को बोला जाता है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। तो समुद्र में मिलने से पहले क्या होता है कि इस जगह पर
मिट्टी एकत्रित हो जाती है, अवसाद, जो नदी के साथ अवसाद, धूल मिट्टी कण ये सब आते हैं तो अवसाद एकत्रित हो जाते हैं, कुछ अगर फ्लो करता है तो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, तो इस चीज को बोला जाता है डेल्टा। अब जिस जगह पर डेल्टा बनता है वहां क्या होता है, देखिए समुद्र का पानी भी मिलता है और नदी का पानी, मतलब खारा पानी भी मिलता है, और यहाँ पर आपका मीठा पानी भी, नदियों का पानी ज्यादातर मीठा ही होता है, ठीक है। तो खारा पानी और मीठा पानी मिलता है, तो यहाँ पर जैव विविधता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैव विविधता का मतलब अलग अलग प्रजाति के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाएंगे या समुद्री जीव पाए जाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो साल्ट वाटर मतलब नमकीन पानी में रहने वाले जो जीव जंतु वो भी पाए जाएंगे और मीठे पानी में रहने वाले जीव जंतु वो भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होता है कि जैव विविधता बहुत अधिक होती है। सुंदरबन डेल्टा इसी का उदाहरण है, जो कि किस नदी से मिलकर बना है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बोला जाता है यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, और इसको ये लोग जमुना बोलते हैं, और यहाँ पे पद्मा मतलब गंगा रिवर, दोनों मिला के मेघना रिवर है, ये दोनों मिला के संयुक्त रूप से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब अगर एस्चुरी की बात करें तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक तरफ कहीं पहाड़ी थी, अब गिरने से पहले कोई पहाड़ी ऐसे कुछ मिल जाता है, तो ये नदी फ्लो करते समय गिरते समय क्या करेगी, इधर की तरफ गिरेगी, जैसे झरना टाइप का गिरेगी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ अवसाद वगैरह एकत्रित नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो सकता है कि समुद्र में मिलने से पहले थोड़ी सी ऐसी जगह घिरी हुई नजर आए, घिरी हुई जगह नजर आए, उस पर ये पानी गिरे, जैसे यहाँ पर जाकर इधर की तरफ समुद्र है, इधर की तरफ से थोड़ी जगह घिरी हुई नजर आए, यहाँ पर ये पानी गिरेगा जाके, तो ये एस्चुरी कहलाती है। एस्चुरी में क्या होता है, अवसाद एकत्रित नहीं होता है, जबकि डेल्टा में अवसाद एकत्रित होता है, ये एस्चुरी कहलाती है। और आपका अगर याद हो तो उड़ीसा में एक झील है, उड़ीसा में झील है, बहुत ही फेमस झील, कमेंट में नाम बताएं जरा उसका, ठीक, वो इसी का एग्जाम्पल है। और अगर एस्चुरी की बात करें तो जितनी भी नदियां, देखिए दो साइड है, एक पूरब साइड है, जो पूरब की साइड नदी में गिरती, मतलब पूरब की साइड अगर बात करें तो जाके इसमें बैंक ऑफ इसको क्या बोलते हैं, बीओबी में गिरती है जाके आपको, ठीक है, और दूसरी अरब सागर में गिरती है नदियां। तो जितनी नदी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, इधर थोड़ा निकल जाता है कभी कभी दिमाग से। तो जो बे ऑफ बंगाल है, इसमें क्या होता है कि जितनी नदी गिरेंगी वो नदियां डेल्टा का निर्माण करेंगी, और जितनी नदी इधर आपके पश्चिमी साइड में गिरेंगे, पश्चिमी भाग में गिरेंगी जाके, ठीक है, अरब सागर में, वो बनाती एस्चुरी, ये ज्वार नद मुख, ठीक है, ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख, ठीक, इसी को एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी जो है एस्चुरी बनाती है, तो आपको कुछ नदी याद रखनी, जैसे नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती एक मांडवी नदी है, ये तीन नदियां जो है आपको वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, इतनी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इधर प्रायद्वीपीय नदियों की, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अभी तक बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया वो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक करे बिना जाए ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा है और जब तक गायब ना हो जाए रेड कलर उसका, तब तक आपको उंगली करते रहना उसमें, और जो लाइक वाला है उसको डबल बार लाइक ना कर दे, वरना फिर तो डिसलाइक हो जाएगा। तो वीडियो परफेक्ट था मेरे हिसाब से, अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट में शेयर करें, मतलब कमेंट में वो लिख दें, और वीडियो को शेयर करें, और बेहतरीन तरीके से आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं, सब कुछ प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को लाएंगे, तो बेहतरीन तरीके से सबको समझने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।